अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम टेबल्स का रिलेशन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक एम्प्लॉय का टेबल है। अभी इस टेबल का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो सेव करवाना चाहते हैं। तो अटेंडेंस के लिए हमें एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो उस टेबल के साथ फिर हमें एम्प्लॉय का रिलेशन बनाना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप बनाए जाते हैं वो प्राइमरी और फॉरेन की बेस पे बनाए जाते हैं, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। तो अब हमने क्या करवाना है कि हमने एम्प्लॉय की अटेंडेंस सेव करवानी है। तो हम यहाँ पे जो है एक बटन लगा देते हैं ऐड अटेंडेंस का। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमने अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय का वो हमने टेबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने सर्च का काम किया था उसी के बाद हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, मार्क अटेंडेंस के नेम से बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से मार्जिन दे देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए और फिर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जब इस बटन पे क्लिक करें तो हम एक पेज बना लेते हैं, एड अटेंडेंस डॉट php। न्यू पेज बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म के थ्रू ही हम अटेंडेंस जो है वो इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हमें सबसे पहले ये बताना है कि हमने किस एम्प्लॉय की जो है वो अटेंडेंस इंसर्ट करवानी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अटेंडेंस का। तो हम यहाँ पे आएंगे और टेबल क्रिएट करेंगे अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस के अंदर कितने कॉलम होंगे? एक तो इस टेबल की प्राइमरी की होगी आईडी के नेम से, एक कॉलम आईडी का होगा। फिर दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा एम्प्लॉय आईडी। हमने फिर क्या करना है, रिलेशन क्रिएट करना है एम्प्लॉय का उस एम्प्लॉय आईडी के साथ अटेंडेंस टेबल के अंदर। प्राइमरी की और फॉरेन की हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय टेबल के अंदर इस चलिए टेबल क्रिएट करते हैं, फिर इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर हम 3 कॉलम रखेंगे। एक तो हमारा होगा इसकी प्राइमरी की, दूसरी होगी एम्प्लॉय की आईडी एज अ फॉरेन की यहाँ पे, और तीसरी अटेंडेंस के वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। एक और कॉलम भी हम यहाँ पे रख लेते हैं डेट का, कि किस डेट को हम अटेंडेंस जो है वो मार्क कर रहे हैं। सबसे पहले ये आईडी होगी इसकी, फिर हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे डेट होगी और यहाँ पे स्टेटस होगा प्रेजेंट या एब्सेंट। एम्प्लॉय आईडी हमने देखना है कि हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर उसकी डेटा टाइप क्या रखी है। हमने एम्प्लॉय के अंदर उसकी जो डेटा टाइप थी वो वेरिएबल कैरेक्टर रखी थी। तो आपने भी जो फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप सेम हो जो आपने जहाँ पे प्राइमरी की उसको डिफाइन किया था, तो जो वहाँ पे आपने डेटा टाइप दी थी इधर भी आपने वही डेटा टाइप देनी है। उसके बाद डेट के लिए डेटा टाइप जो है वो डेट यूज़ होती है, और स्टेटस के लिए हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करवा लेते हैं, या फिर हम यूज़ करवा लेते हैं बुलियन। बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है, 1 और 0। अगर 1 होगा तो उसका मतलब है ट्रू, 0 होगा तो उसका मतलब है फॉल्स। इसको डेटा टाइप लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसकी 40 दे देते हैं लेंथ। डेट की भी ऑटोमेटिक वो ले लेगा और इसकी भी ऑटोमेटिक, इसकी 1 होती है लेंथ। अब हमने क्या करना है, इस आईडी को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे।
इसको हम अभी तक कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सेव करवा देंगे। ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है और एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की है और वेरिएबल कैरेक्टर जो है इसकी टाइप है, और लेंथ यहाँ पे 30 है, अगर हमने 40 दिया उसका कोई इशू नहीं है। तो अब हमने अटेंडेंस टेबल के अंदर इस एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बनाना है। तो फॉरेन की बनाने के लिए डेटा टाइप भी सेम हो और आपने डिफाइन भी करना है। अब जिसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं वो जो कॉलम है किसी टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। अब हम इस डेट को जो है वो फॉरेन की नहीं बना सकते, क्योंकि ये डेट तो किसी टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है ही नहीं, ना ही कोई स्टेटस जो है ये किसी टेबल में प्राइमरी की है। और ना इस आईडी को बना सकते हैं क्योंकि ये भी किसी और टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पे प्राइमरी की है, तो इसको फिर हम यहाँ पे फॉरेन की बना सकते हैं। फॉरेन की क्या होती है? एज अ चाइल्ड होती है। जब पेरेंट नहीं होगा तो फिर चाइल्ड भी नहीं होगा। तो फॉरेन की बनाने के लिए आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर, पहले टेबल पे क्लिक करना है जिस टेबल के अंदर आप फॉरेन की डिफाइन करना चाहते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है और फिर रिलेशन व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने कॉलम सेलेक्ट करना है कि आप किसको फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को बनाना चाहते हैं फॉरेन की। उसके बाद हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। हमारी डेटाबेस का नेम है आवर डेटाबेस। उसके बाद आपने टेबल सेलेक्ट करना है, पेरेंट टेबल सेलेक्ट करना है, अटेंडेंस को नहीं सिलेक्ट करना। जो हमारा पेरेंट टेबल है एम्प्लॉय, जिसके अंदर हमारी प्राइमरी की है। उसके बाद हमने अपनी प्राइमरी की वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी हमारी जो है वो प्राइमरी की है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल जो है एग्जीक्यूट हो गया क्यूरी, और हमारे पास ये प्राइमरी की जो है डिफाइन हो गई है। और ये थोड़ी सी डार्क सा इसका कलर होगा, इसका बिल्कुल जो एक्टिव सा कलर है, और इसका थोड़ा सा डार्क सा कलर है जो हमारे पास फॉरेन की होती है। अब अगर मैं आपको इसका रिलेशन भी चेक करवाऊँ तो डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ पे डिज़ाइनर पे आएँ, तो ये देखिए इनका आपस में जो है रिलेशन क्रिएट हो गया एम्प्लॉय का अटेंडेंस के साथ। तो इस तरह हम जो है टेबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर फॉरेन की को डिफाइन किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि हम किस एम्प्लॉय की जो है वो अटेंडेंस ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिखेंगे और एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो हमारा टेबल के अंदर स्टोर है। तो हमने उसी टेबल के अंदर से जो है वो रिकॉर्ड एम्प्लॉय का फेच करना है। तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, सिलेक्ट, और हम यहाँ पे नेम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय। उसके बाद इसके अंदर होंगे ऑप्शन। अब ये जो ड्रॉप डाउन होगी ये डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब है कि ये सारा जो रिकॉर्ड होगा हमारा वो डेटाबेस में टेबल में से आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह यहाँ पे लेके आते हैं। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया, उसके बाद हमने एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है उसको फेच करवाना है। उसके बाद रिजल्ट की कमांड होगी और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे क्योंकि हमें सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें फेच नहीं करवाना। उसके बाद हम लूप को नीचे यहाँ पे ऑप्शन के बाद क्लोज करेंगे। HTML में आपने देखा था कि हम बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जितना भी सारा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो हम 10 ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब PHP के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे लूप चलता जाता है ऑप्शन खुद ब खुद क्रिएट होते जाएंगे, क्योंकि ये डायनामिक है। अगर स्टैटिक होता तो हम 10 ऑप्शन डिफाइन करते हर एक एम्प्लॉय के लिए सेपरेट, अगर 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमारे पास है तो। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो डिफाइन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा जो है वो फेच हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, PHP इको $रो। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एम्प्लॉय का जो नेम है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे।
तो हम चेक करते हैं कि हमने कॉलम का नेम क्या रखा था, नेम। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, नेम। सेव करते हैं और जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है 3 एम्प्लॉय का, वो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर मिल गया है। तो टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 3। तो जितने एम्प्लॉय होंगे वो ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसका स्टेटस देखेंगे कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो फिर जब क्लिक करेंगे सबमिट पे तो रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हम कोड में चलते हैं और थोड़ा सा इसकी और वर्किंग करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अटेंडेंस टेबल के अंदर एम्प्लॉय की आईडी इंसर्ट करवानी है, नेम इंसर्ट नहीं करवाना, क्योंकि हमारा रिलेशन किस तरह होता है, आईडी का रिलेशन होता है, कोई दूसरे कॉलम का नहीं होता। हम अटेंडेंस के अंदर एम्प्लॉय का नेम नहीं इंसर्ट करवाएंगे, हम एम्प्लॉय की जो आईडी होगी उसको वहाँ पे टेबल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो आईडी को इंसर्ट करवाने के लिए हम वैल्यू के अंदर आईडी को पास कर देंगे। ये नेम क्या होगा, नेम सिर्फ यूजर के लिए होगा, यूजर के लिए या एडमिन के लिए जो अटेंडेंस मार्क कर रहा होगा, क्योंकि उसे एम्प्लॉय की आईडी नहीं पता होगी, उसे एम्प्लॉय का नेम पता होगा। तो आईडी जो है वो बैकएंड पे डेवलपर के लिए होती है और सिस्टम के लिए होती है। तो यहाँ पे हम उसकी एम्प्लॉय की आईडी को पास कर देंगे। तो कॉलम का नेम हमने क्या रखा है, हम उसको देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉलम का नेम है। अब यहाँ पे होगा क्या, हम जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी जो है वो हमें गेट हो जाएगी और हम उसको अटेंडेंस टेबल के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसका स्टेटस जो है वो मार्क करना है। इसके लिए आप रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं, एक रेडियो बटन जो होता है प्रेजेंट और एब्सेंट का, आप हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, नेम इक्वल टू स्टेटस। ऑप्शन इसके अंदर हम यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऊपर ऑप्शन बना लेते हैं और नीचे वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे एब्सेंट। प्रेजेंट के लिए क्या होगा 1 और एब्सेंट के लिए 0, क्योंकि हमने डेटाबेस में वो बुलियन डिफाइन किया। तो बुलियन के अंदर हम 1 और 0 जो है वो ऐड करवा सकते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं रखते यहाँ पे, तो अगर सबमिट करवाएंगे तो फिर जो है डेटाबेस के अंदर ये चीज़ जाएगी जो आपने यहाँ पे रखी होगी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू ना रखते, जब हम फॉर्म सबमिट करते तो टेबल के अंदर ये नेम जाके स्टोर होता। लेकिन हमें जो है आईडी स्टोर करवानी है, तो हमने वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ आप पास करेंगे वही जाके टेबल में स्टोर होगी। और यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं। यहाँ पे भी ऊपर एक सिलेक्ट का बना लेते हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लूप के ऊपर ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू एम्प्टी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम सिलेक्ट का एक ऑप्शन बना देते हैं। फिर नीचे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट जो है यहाँ पे रखते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट भी बार बार रिपीट हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे PHP से पहले लिखना है। अदरवाइज जितनी दफ़ा लूप चलेगा, फॉर एग्जांपल 3 टाइम चलेगा तो ये भी 3 टाइम आ जाएगा। लेकिन हमें ये बस टॉप पे जो है सिर्फ एक दफ़ा चाहिए, तो आपने PHP के कोड से स्टार्ट में रखना है इसको। तो यहाँ पे भी वैल्यू हम लिख देते हैं खाली। वैल्यू एम्प्टी छोड़ने का ये मतलब है कि वो जो है वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड लगा दें इसके अंदर, सिलेक्ट के अंदर, ताकि वो खाली जो है वो सबमिट ना हो। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड, जब तक वो सिलेक्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पहला ऑप्शन सिलेक्ट होता है।
तो ऐसा ना हो कि ये जो है जो खाली वैल्यू डेटाबेस में टेबल में जाके स्टोर हो। तो रिक्वायर्ड लगाएंगे, तो जब तक इनमें से वो सिलेक्ट नहीं करेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद नीचे सबमिट बटन बनाते हैं। अब हम जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं। पहले सिलेक्ट का बटन है, अब हम इसको अगर सबमिट करें तो क्या कहते हैं, प्लीज सिलेक्ट एड आइटम इन द लिस्ट। तो जब तक हम इनमें से सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट नहीं होगा। तो अब हमारा जो है वो PHP का कोड स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ सेट वाली। $अंडरस्कोर पोस्ट, नेम क्या है फॉर्म का, सबमिट। सबसे पहले हमें क्या गेट करना है, एम्प्लॉय की आईडी। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ही रखेंगे। और यहाँ पे वेरिएबल हम अपनी मर्जी का डिफाइन कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टेटस जो है उसको गेट करवाना है। उसके बाद हमारी 4 कॉलम है अटेंडेंस के अंदर, एक आईडी का, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हमने इंसर्ट नहीं करवानी। उसके बाद हमने डेट जो है वो इंसर्ट करवानी है। तो डेट PHP में यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले टाइम जोन सेट करना होती है, डेट डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज वो अगर हम ये डेट जो है टाइम जोन सेट ना करें तो वो डेट जो है वो मतलब किसी और कंट्री की, किसी और टाइम जोन की वो इंसर्ट करवा देता है। तो हमें अपनी जो है टाइम जोन के अकॉर्डिंग डेट को इंसर्ट करवाना है। तो ये आप जो है एशिया और कराची ये आप डिफाइन कर दें टाइम जोन। तो फिर जो है हमारा जो करेक्ट टाइम होगा वो इंसर्ट होगा। तो अब हमें डेट चाहिए, $डेट इक्वल टू, ये आपने डेट का फंक्शन यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है। सबसे पहले ईयर, अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो पूरा इस फॉर्मेट में आएगा 2020, ये कैपिटल वाई का मतलब है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो वो सिर्फ 20 इंटर करेगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, मंथ और फिर डे। अगर आप मंथ जो है वो कैपिटल में लिखेंगे तो वो फिर इस तरह देगा मार्च। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो फिर उसका नंबर देगा 3। और डे जो है वो स्मॉल ही होता है। पहले ईयर होगा, फिर मंथ और फिर डे, और इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे $डेट के अंदर। अब हम अपना इसको इंसर्ट करते हैं डेटा को, इंसर्ट इनटू अटेंडेंस वैल्यूज। सबसे पहले आईडी है, फिर एम्प्लॉय की आईडी है, फिर डेट है और फिर स्टेटस है। रिजल्ट इक्वल टू पहले अंडरस्कोर क्यूरी। अगर तो डेटा इंसर्ट हो जाता है तो फिर क्या हो, अलर्ट मैसेज जो है उसको डिस्प्ले करवाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही अटेंडेंस मार्क हो जाए हमारा पेज जो है वो रीडायरेक्ट कर जाए और हमें मैसेज भी आए। रीडायरेक्ट करने के लिए आप सिंपल हेडर लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हमें मैसेज नहीं देगा। अब हम चाहते हैं कि हमें मैसेज भी मिले और पेज भी रीडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विंडो डॉट लोकेशन। लोकेशन डॉट एच इक्वल टू, सिंगल कोटेशन के अंदर पेज का नेम दें 8lecture.php, और मैसेज अलर्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली।
और एल्स के अंदर हम यहाँ पे सॉरी जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं लगती, जैसे $साइन रिजल्ट वगैरह, एल्स ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम अटेंडेंस को इंसर्ट करवाते हैं। एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, ज़हीर, और इसकी आईडी देखें ये है। तो यही आईडी जो है अटेंडेंस टेबल में जाके स्टोर होगी। स्टेटस इसका प्रेजेंट है और अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, और आज जाके टेबल के अंदर चेक करते हैं। स्टेटस में क्या है, 1, और एम्प्लॉय आईडी 38738, ये देखें। अगर आप यहाँ पे आईडी जो है वो गलत एंटर करवा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या आपको आईडी जो है वो गेट करना नहीं आ रही, तो अटेंडेंस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट नहीं होगा, और आपको यहाँ पे एरर फेस होगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिलेशन डिफाइन है, तो इस वजह से डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल आपने अटेंडेंस के अंदर पहले से रिकॉर्ड जो है वो इंटर करवाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपने इसका एम्प्लॉय के साथ रिलेशन क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करवाया है। तो ये जो आपने पहले अटेंडेंस जो है वो एम्प्लॉय आईडी आपने इंसर्ट करवाई हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 आपने पहले इंसर्ट करवाई हुई है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है 2 एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहले तो आपका डेटा इंसर्ट हो गया था क्योंकि कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ था यहाँ पे प्राइमरी फॉरेन की का। लेकिन जब आप रिलेशन क्रिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। उसका ये इशू होगा कि यहाँ पे ये जो आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी, ये यहाँ पे किसी एम्प्लॉय के साथ इसका रिलेशन नहीं होगा, तो इस वजह से आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को चेक करेंगे कि वाकई वो एम्प्लॉय के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या जो आपका जो चाइल्ड टेबल होगा उसकी सारा जो रिकॉर्ड है वो आप डिलीट करवा दें, और फिर आप जो है वो रिलेशन क्रिएट करवाएं। और दूसरी ये बात कि एम्प्लॉय का ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो हो। यहाँ पे अटेंडेंस का टेबल अगर खाली भी हो तो फिर भी रिलेशन बन जाता है। लेकिन चाइल्ड जो है, अगर आपने यहाँ पे आईडी डिफाइन की है तो वो एम्प्लॉय के अंदर होना ज़रूरी है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो स्टूडेंट को एरर आ रहा होता है यहाँ पे। तो इस एरर को आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है वो हमने डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे हम व्यू अटेंडेंस का एक बटन बनाते हैं, जब उस पर क्लिक करें तो एडमिन या यूज़र उसको एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है वो मिल जाए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। अब हम बटन नीचे बना लेते हैं व्यू अटेंडेंस का। आप साथ साथ प्रॉपर स्टाइलिंग भी किया करें, क्योंकि अगर मैं स्टाइलिंग करने बैठूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे व्यू अटेंडेंस डॉट PHP, और हम इसी कोड को ही कॉपी पेस्ट करवा के ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो कहाँ पे आ गया, व्यू अटेंडेंस डॉट PHP। तो यहाँ पे बाकी सारा जो डेटा है वो हम रिमूव करवा देते हैं, और सिर्फ यहाँ पे ये टेबल जो है, टेबल के अंदर अटेंडेंस को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। ये डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ से उठा के इधर रखते हैं। अब हमें क्या करवाना है कि हमें अटेंडेंस जो है वो डिस्प्ले करवानी है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो डिस्प्ले करवा देंगे, उसके बाद डेट को, और फिर हम यहाँ पे स्टेटस बता देंगे कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है।
और बाकी ये सारे कॉलम यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हमने अटेंडेंस जो है वो जो अटेंडेंस की डेट है और स्टेटस है वो अटेंडेंस टेबल में से उठाना है, और एम्प्लॉय का जो नेम है वो इस टेबल में से उठाना है। तो दो टेबल से या दो से ज़्यादा टेबल से हम डेटा किस तरह जो है वो गेट कर सकते हैं। पहले तो हम यूज़ करते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम, लेकिन अब यहाँ पे हम दो टेबल में से डेटा जो है वो एट अ टाइम एक्सेस फेच करवाना चाह रहे हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद आपने जो जो कॉलम सेलेक्ट करवाने हैं उनका नेम आपने यहाँ पे लिखना है। आप स्टैटिक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको एरर आ जाए, यहाँ पे एरर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब आप रन करेंगे कोड को। तो इसके लिए हमने कॉलम का नेम लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एम्प्लॉय का जो नेम है उसको फेच करना है। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो जो है नेम का कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नेम का कॉलम लिखेंगे नेम, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। दूसरा कॉलम हमारा क्या है, डेट। तीसरा कॉलम हमारा क्या है, स्टेटस। अब यहाँ पे सम टाइम आपको एरर भी आ जाएगा कॉलम के अंदर, वो ये रीज़न होगा कि नेम फॉर एग्जांपल ये नेम है, ये अटेंडेंस टेबल के अंदर भी है और एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी है। तो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे बताना होगा कि आप किस टेबल में से नेम को एक्सेस करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर से नेम को एक्सेस करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एम्प्लॉय डॉट नेम। अब डेट का कॉलम फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी है और अटेंडेंस टेबल के अंदर भी है। तो फिर आपको यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा कि मैं अटेंडेंस टेबल के अंदर से डेट को एक्सेस करवाना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेटस का कॉलम है, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के टेबल के अंदर है, ये एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे टेबल का नेम भी लिखें। अगर लिख भी दें फिर भी कोई इशू नहीं है। तो टेबल का नेम आपने लिखना होता है, साथ में फिर उसके कॉलम का नेम लिखना होता है। और फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट स्टेटस लिख देते हैं तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर तो स्टेटस कॉलम है ही नहीं, ये तो अटेंडेंस के अंदर है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने टेबल का नेम बताना है किस में से आप एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अटेंडेंस, या आप यहाँ पे एम्प्लॉय लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे अटेंडेंस ही लिख लेते हैं। अब हमने दो टेबल को आपस में ज्वाइन करने हैं। तो ज्वाइन करने की डिफरेंट टेक्निक यूज होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये होता है हमारे पास ज्वाइन। अब जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पे दो टेबल है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। ये आई थिंक मूवी का टेबल है और ये उसके जो मूवी का डायरेक्टर है या उसके नेम वगैरह है। और यहाँ पे ये फॉरेन की यूज हो रही है और यहाँ पे ये प्राइमरी की है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है क्रॉस ज्वाइन। ज्वाइन की टाइप्स हैं, पहली क्या है, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है कि मूवी के जितने कॉलम होंगे, यहाँ पे मेंबर है और मूवीज है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे कितने कॉलम बन रहे हैं, ये है 10 कॉलम और ये हैं 5। तो टोटल यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 50। 50 कॉलम यहाँ पे हमें रिजल्ट में मिलेंगे। अगर आप इनको काउंट करें, ये जो आपको रिजल्ट मिला है ज्वाइन करने के बाद, ये टोटल 50 कॉलम होंगे। तो आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और टोटल हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है क्रॉस ज्वाइन। उसके बाद ये है इनर ज्वाइन, जो हम यूज करेंगे, जो मोस्टली यूज किया जाता है। इनर ज्वाइन के अंदर ये होगा कि मूवी और मेंबर का इनर ज्वाइन लिया जाएगा और मैचिंग जो रोज होंगी आपस में सिर्फ हमें वही रिजल्ट में मिलेंगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे अपने सिनेरियो के अंदर, एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, और अटेंडेंस कितने की है, एक एम्प्लॉय की है।
तो जब हम इनर ज्वाइन, अगर हम यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर क्या आएगा 3। तो अब हम ना इसको सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रॉम अटेंडेंस क्रॉस ज्वाइन इम्प्लाई, क्रॉस ज्वाइन हम किसके साथ करेंगे, अटेंडेंस के साथ। अब हम यहाँ पे कॉलम को सेट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय का नेम, फिर यहाँ पे डेट है, और फिर यहाँ पे स्टेटस है। तो ये देखिए हमें अटेंडेंस का ये रिकॉर्ड मिल गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 रिकॉर्ड में हमें कितना मिला है, 3 जो है वो रोज मिली हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो हमने अटेंडेंस जो है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय की लगाई है, तो हमें ये तीनों की शो हो रही है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज करेंगे। इनर ज्वाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे इनर ज्वाइन अटेंडेंस। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे ऑन एम्प्लॉय, टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, ये टेबल का नेम है, ये कॉलम का नेम है, इक्वल टू अटेंडेंस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी। मतलब ये है कि ऐसे एम्प्लॉय शो हो जाएं जिनकी अटेंडेंस की टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा था, पूरे एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने अटेंडेंस मार्क भी नहीं की थी, तो फिर भी हमें वो रिकॉर्ड मिल रहा था। हम चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो हो जिनकी अटेंडेंस के अंदर एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। तो सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एरर आया है, इसको चेक करते हैं कि कौन सा एरर है। यहाँ पे अटेंडेंस टेबल के अंदर यहाँ पे इस तरह हमने लिखा है, पूरे एम्प्लॉय हमने नहीं लिखा। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, तो ये देखिए सिर्फ उस एम्प्लॉय की आईडी अटेंडेंस शो होगी जिसने अटेंडेंस मार्क की हुई है। तो दोनों टेबल के अंदर वो चेक करेगा, यहाँ पे कंपाइलर इस कंडीशन को मैच करेगा, तो सिर्फ हमें वही रिकॉर्ड मिलेगा जो आपस में ज्वाइन मतलब हो रहा, इनर ज्वाइन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी ये एग्जांपल दी हुई है। ये था हमारे पास क्रॉस ज्वाइन, इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मिल रहा था, दोनों टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा मिलेगा। लेकिन इनर ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि दोनों टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा, अब ये मूवी है और ये मेंबर है, तो जिस टेबल के अंदर मूवी की आईडी और मेंबर की आईडी मैच होगी उनका रिकॉर्ड मिलेगा। जैसे कि ये हमारे एम्प्लॉय का टेबल है और ये अटेंडेंस का टेबल है, तो एम्प्लॉय यहाँ पे भी हो और उसकी जो अटेंडेंस के अंदर भी उसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो, तो फिर वो हमें यहाँ पे ये मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो शो होगा। इन्होंने भी यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, वेयर मूवीज डॉट आई डी इक्वल टू मेंबर डॉट मूवी आई डी। प्राइमरी और फॉरेन की का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन होता है। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो उस तरह क्या होगा, ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है और ये हमारा अटेंडेंस का टेबल है। एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड जो है वो मिलेगा और अटेंडेंस का सिर्फ जो मैचिंग रिकॉर्ड है इन इनके साथ वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है प्रोजेक्ट के अंदर, ज़्यादा इनर ज्वाइन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बाकी जो अनमैचिंग रिकॉर्ड होगा वहाँ पे नल नल शो होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है राइट आउटर ज्वाइन, ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है और ये हमारा अटेंडेंस का टेबल है। अटेंडेंस का पूरा जो होगा टेबल वो शो होगा, पूरा रिकॉर्ड शो होगा। फॉर एग्जांपल
10 एम्प्लॉय की अटेंडेंस है तो 10 ही शो होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 20 एम्प्लॉय हैं, उनमें से अटेंडेंस जितनों, अगर 10 एम्प्लॉय की सिर्फ अटेंडेंस है तो वो हमें सिर्फ 10 एम्प्लॉय यहाँ पे शो होंगे। सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड इसका शो होगा और इसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो शो होगा। तो ये था आपका ज्वाइन करना टेबल्स को। इनर ज्वाइन की बहुत सिंपल ये डेफिनेशन है कि दोनों टेबल के अंदर सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड ही हमें डिस्प्ले होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटस में 1 और 0 की बजाय हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि जो यूज़र होगा वेबसाइट का उसे क्या पता है कि 0 क्या है और 1 क्या है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं PHP के अंदर, इफ ये कंडीशन होगी $साइन रो स्टेटस इक्वल इक्वल टू 1, इको में क्या हो प्रेजेंट, और एल्स मतलब 0 में फिर क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो एब्सेंट। ये देखिए ये प्रेजेंट हो गया। अब हम डेट की फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। हम पहले डे, पहले हमारी क्या हो डे हो, फिर मंथ हो, फिर ईयर हो। तो उसकी डेट की फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं इको। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करवा देते हैं, डेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम डेट की फॉर्मेट लिखेंगे जैसे हमने वो पहले लिखा ईयर फिर मंथ फिर। अब हम सबसे पहले डे जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे मंथ जो है वो मार्च इस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, 3 मार्च 2021। तो सबसे पहले हम डे लिखेंगे, फिर मंथ, मंथ कैपिटल में लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर ईयर, ईयर हम कैपिटल में लिखेंगे। फिर इस फॉर्मेट में मिलेगी डेट। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर स्टार्ट ऑफ टाइम SRTOTIME, STRTOTIME। इसके अंदर हम $साइन रो डेट को पास करेंगे, स्टार्ट ऑफ टाइम $साइन रो डेट। तो अब हमारी जो डेट की फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगी। अब हम और एम्प्लॉय की जो है वो अटेंडेंस मार्क करवाना चाहते हैं। व्यू अटेंडेंस एक और करवा लेते हैं। तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है वो डेटाबेस में स्टोर हो गई है, तो हमें रिकॉर्ड में मिल रहे हैं। तो ये है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। अब इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉय को डिलीट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय को डिलीट करवाते हैं तो एम्प्लॉय डिलीट नहीं होगा। अभी देखिएगा सॉरी का मैसेज आया है, ये इस वजह से आया है कि हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है एम्प्लॉय का अटेंडेंस के साथ। अगर हम एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ये पहले फर्स्ट एम्प्लॉय की 12098 और अटेंडेंस के अंदर भी ये आईडी यहाँ पे पड़ी है। तो ये आईडी जो है इसके साथ पेरेंट के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। अगर हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय को डिलीट करवा देंगे तो इसका रिलेशन फिर किसके साथ बनेगा, ये तो लावारिस हो जाएगी ये जो अटेंडेंस है। तो ये हमें फिर PHP माई एडमिन के अंदर ये हमें एरर जनरेट करवा देता है, ये फिर डिलीट नहीं करवाने देता। इसको एम्प्लॉय को फिर डिलीट करवाने का ये प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले हम उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस को डिलीट करवाएंगे जिस एम्प्लॉय को हम डिलीट करवाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इस एम्प्लॉय को डिलीट करवाना है, तो इस एम्प्लॉय की जितनी भी अटेंडेंस होगी वो हम पहले डिलीट करवाएंगे, फिर हम एम्प्लॉय को डिलीट करवाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता देता हूँ। ये हमारा कोड है डिलीट एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
डिलीट करवाना है अटेंडेंस में से, डिलीट फ्रॉम अटेंडेंस वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने कॉलम का नेम देखना है कि हमने अटेंडेंस के अंदर ये एम्प्लॉय आईडी किस तरह यूज़ किया है। इक्वल टू $, एम्प्लॉय आईडी, जो हमें यहाँ पे आईडी गेट होगी, उसके बाद फिर हम रिजल्ट कमांड लगाएंगे। तो अब हमारी पहले अटेंडेंस डिलीट होगी, फिर हमारा एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है होगा वो डिलीट होगा। तो अब हमारा ये कोड जो है वो वर्क करेगा। अब हम इसको डिलीट करवाते हैं तो इसकी अटेंडेंस भी डिलीट होगी। ये देखें डिलीट हो गया, 2 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रह गया। और अगर हम उसकी अटेंडेंस देखें तो अटेंडेंस भी जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो अगर एम्प्लॉय का किसी और टेबल के साथ भी रिलेशन बन रहा है, फॉर एग्जांपल कोई सैलरी का टेबल है या कोई और टेबल है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसके जो फॉरेन की वाला जो रिकॉर्ड होगा वो सारा डिलीट करवाएंगे, फिर आप एम्प्लॉय को डिलीट करवा सकते हैं। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।